अनिल, जय हिंद जी। ये सही नहीं है जी कि चुनाव जीतने के लिए ईडी सीबीआई से मदद मांगा जा रहा है, और नहीं मांगा जा रहा है फिर भी मिलेगा। जी जी जी। देखिए, जितने भी हथियार इस समय मोदी जी के पास हैं, बीजेपी के पास हैं, जो राजनीति में, जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि उनका उपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़नी चाहिए, लेकिन ये अलग किस्म की पार्टी है और जो भी हथियार इनके पास लगेगा जिससे अपोजिशन को ध्वस्त कर सकते हैं, उस ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। कोई मर्यादा की बात कि ये चीज इनको शोभा नहीं देती, ये सब चलने वाली चीज है नहीं। और देखिए, मोदी जी जब से चुनावी राजनीति में आए हैं, उनका जो उठान है वो लगातार ऊपर ऊपर चलते चले गए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, वहां चुनाव जीते, फिर पहली बार बीजेपी का कोई इस तरह का प्रधानमंत्री बना, फिर अपनी बिल्कुल फुल मेजोरिटी लेके 2019 में बने। तो उन्होंने कभी ढलान नहीं देखी, उठान उठान देखा है हमेशा। अब वो पहली बार उनके जो है पांव फिसल रहे हैं ढलान के ऊपर, और वो पैनिक पे हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिए, आप जो भाषण के होते हैं, पहले के भाषण उठा के देखिए, 2 4 5 साल के शुरू के, और आपके भाषण देखिए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले एकदम उनका जो माथा ऊपर रहता था, ठोड़ी ऊपर रहती थी, और एक आत्मविश्वास उनके चेहरे पे झलकता था। अब उनके चेहरे पे एक चिड़चिड़ापन सा नजर आता है जी। वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास, कंधे झुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि अब की बार जो है हालात खराब है। तभी जिस एनडीए के जिन घटक दलों को उन्होंने 2 कौड़ी का कभी नहीं समझा, कभी बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुलाने की सोच रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ सबके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा और संजय निषाद महत्वपूर्ण हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गए। और ओपी राजभर साहब, और अफवाहें और भी चल रही हैं कि और तो 1 2 पार्टियों पीला से गमछा बातचीत है। सॉरी, पीला गमछा हाँ, राजभर पीला साहब। गमछा राजभर साहब। तो ये जो है, इन लोगों को अगर वो इतना महत्व दे रहे हैं, वो आदमी जो किसी को, मतलब सामने वाले को कुछ समझता नहीं, वो आज इन सब लोगों से बात कर रहा है, मांझी साहब को महत्व दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कमजोरी तो उसको कहीं अंदर महसूस हो रही है। और वो सब काम करेंगे, ध्रुवीकरण का काम भी करेंगे, वो ईडी सीबीआई का जहां उपयोग हो सकता है वो काम करेंगे। और अभिषेक जी, जो सबसे बड़ा हथियार उनके पास है, वो जिस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का और ये जो फेक न्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक एम्प्लॉय ने पूरी पुस्तक लिखी हुई है माइंड फक करके, कि आदमी का दिमाग का दही कर देते हैं, और उसको बजाय इसके कि वो सोचे कि मेरे को मेरे बच्चे को रोजगार चाहिए, मेरे को महंगाई से, गरीबी से, रोटी कपड़ा मकान, इन तरह की चीजें, उसको लगने लगता है ये जो कोई और जो है, जो डर उसके मन में बिठा दिया जाता है, वो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आने लगता है। तो ये भी इस्तेमाल होगा। तो सिर्फ विपक्षी एकता से बात बनेगी, इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के बहुत बड़ी संख्या में इस समय लोग हैं जो बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, मोदी जी को हराने के लिए वोट देंगे। और जो कैंडिडेट, जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, जो कैंडिडेट जिस भी सीट के ऊपर बीजेपी को हराता नजर आएगा, वो अगर किसी भी पार्टी का अगर होगा, वो उसको देंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर 3 स्टेटों में भी एकता बरकरार रहती है, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश में और हो जाए, तो ये अपने आप में सफिशिएंट होगा इस दफा मोदी जी का ये जो किला है उसको ध्वस्त करने के लिए। लेकिन फिर भी विपक्षी जो है एकता बहुत मजबूत रखनी चाहिए जितनी हो सके। और एक काउंटर नैरेटिव बहुत जरूरी है अभिषेक जी। देखिए, बिहार में एक सामाजिक न्याय का काउंटर नैरेटिव चलता है, इसलिए कभी बीजेपी की, मोदी जी की आज तक वहां जड़ें नहीं जम पाई, सारे साधन झोंक दिए उन्होंने। तमिलनाडु में नहीं जड़ें जम पाई। तो जहां जहां जो लोहिया जी जिसको कहते थे, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, या हिंदू बनाम हिंदू, महाराष्ट्र में नहीं जम पाई, महाराष्ट्र में नहीं चल पाई, जहां एक आंदोलन अंबेडकर साहब का है, साहू जी महाराज का है, और महात्मा फूले का आंदोलन भी है। तो मेरा मानना यह है कि ये काउंटर नैरेटिव भी चलाना पड़ेगा आपको, और उसका शायद रायपुर में कांग्रेस ने भी प्रयास किया है, जिस तरह कास्ट सेंसस का समर्थन किया है, और
एक ये भी आवाज दी कि भाई जितनी आबादी उतना हक। तो ये लेकिन काउंटर नैरेटिव के मामले में आवाजें धीमी हैं, इन आवाजों को और बुलंद करना पड़ेगा। अगर आपको एक आइडियोलॉजिकल अगर मुकाबला करना है तो आपको अपनी काउंटर आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी, तो तभी कुछ बात बनेगी अभिषेक जी। बाकी तो ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है ऐसा आजाद भारत में किसी ने देखा नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, वो दिनकर जी की 2 लाइनें हैं ना कि दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस होने जा रहा है 2024 का, या नवंबर में 2023 में क्या पता हो जाए। इट विल बी मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस जो हमारे आजादी के बाद हुए। जी अभिषेक, एक चीज जो आपने जिक्र की है मायावती के बारे में, तो देखिए किसी भी पार्टी में जब एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है या किसी भी सत्ता में, तो आइडियोलॉजी पीछे छूटने लगती है। उस आइडियोलॉजी चाहे कोई भी हो, आप सहमत हो या असहमत हो, और जब एब्सोल्यूट कंट्रोल की स्थिति में सत्ता पहुंचती है किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी व्यवस्था में, तो उसके बाद बहुत तेजी से टूटन होती है। मुगल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, अशोक के समय में मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य नहीं सॉरी मौर्य वंश, मौर्य वंश का क्या हुआ अशोक के बाद, उसके बाद मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के एब्सोल्यूट कंट्रोल के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा लेटर मुगल में क्या हुआ। ठीक इसी तरह से आप देखें बहुजन समाज पार्टी को देखें, इंदिरा गांधी के एब्सोल्यूट कंट्रोल के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरी कि हर राज्य में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल मोदी जी की तरह म्यूजिकल चेयर बना दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की भी वही स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कांसी राम की विरासत को इस ढंग से तार तार होते हुए देखा जब मायावती के सामने कोई पार्टी में मुंह खोलता नहीं था, वो बहन जी से देवी जी बना दी गई थी। ये नुकसान राजनीतिक दलों में होता है, भाजपा का भी नुकसान हो रहा है, बीजेपी को भी, कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है, नेतृत्व को नहीं आ रहा है। नेतृत्व को संभवतः देवत्व की अनुभूति हो रही है। अनिल जय हिंद जी, किसी भी व्यवस्था में, भारत जैसे देश में यदि कहा जाए कि एब्सोल्यूट कंट्रोल की स्थिति हमेशा तानाशाही को जन्म देती है, पार्टी कोई भी हो। इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने यही किया, राजीव गांधी के समय में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने वाला, राजनीतिक रूप से इस देश में जड़ जमाने वाला का मौका देने वाला कोई फैसला था तो साहबानो प्रकरण था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा गया था। मौजूदा दौर में बहुमत उतना बड़ा नहीं है, लेकिन तानाशाही उस स्तर से कहीं ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की तानाशाही का विरोध करने के लिए आज एक सांसद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, राहुल गांधी, एक नेता ने कभी पटना में डिनर कैंसिल कर दिया था, गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री का, एक व्यक्ति ने, और डिनर कैंसिल जिनका किया वो अब कभी कभी भाषा की मर्यादा ऐसी लांग जाते हैं कि वो किसी के डीएनए पर सवाल उठा देते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि करप्शन को नैरेटिव बना पाने में विपक्ष विफल है, इसके बावजूद यदि विपक्षी एकता हो रही है तो ये क्या ये विपक्ष को बिना किसी नैरेटिव के इतना मजबूत बना पाएगी जो नरेंद्र मोदी को सत्ताच्युत कर सके? अभिषेक जी, एक तो जो आपने तानाशाही की बात कही, ये एक जिसको कहते हैं कि सभी प्राणियों में बायोलॉजिकली देखें, या एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जर्मन, फ्रेडरिक नीत्शे करके जी, उन्होंने भी कहा है कि हर प्राणी ये चाहता है, हर जीव ये चाहता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में ले लूं, चाहे वो केंचुआ ही क्यों ना हो। इंसानों की तो बात ही मत कीजिए। तो ये केंचुआ आप कह रहे हैं? केंचुआ मतलब क्या, केंद्रीय चुनाव आयोग? नहीं नहीं नहीं, मैं केंद्रीय चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ फॉर्म की बात कर रहा हूँ, सॉरी। केंचुआ अब किसी और का नाम हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि ये एक रहती है हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कि मैं एब्सोल्यूट कंट्रोल करूं, ये भावना रहती है। लेकिन जो विचार वाली पार्टियां होती हैं, जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होती हैं, चाहे आप उनके विचार से सहमत हो या ना हो, जो बीजेपी या आरएसएस में भी जो पहले बात होती थी वो है भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, हम तो भगवत ध्वज को मानते हैं, किसी व्यक्ति को मानते ही नहीं है, हम सिर्फ विचार को मानते हैं। संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। ये बात नहीं, तो जब संगठन बड़ा है तो देवताओं का देवता कैसे लगता है? आज नहीं होती, आज तो व्यक्ति बड़ा हो गया है। और जब किसी भी पार्टी में, जैसे कांग्रेस में आपने बताया, जब तक एक आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी चलती थी, संगठन का महत्व होता था, तब तक जब इंदिरा जी के हाथ में सारी की सारी पावर्स आ गई, एब्सोल्यूट पावर्स, तो संगठन और विचार खत्म होने लगा, चमचागिरी का युग शुरू हो गया। और जब भी ऐसा होगा तो विचारधारा कमजोर होगी, संगठन कमजोर होगा,
और आपने तो इतिहास के बड़े बड़े उदाहरण दे दिए, औरंगजेब का दे दिया, औरों का दे दिया। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन आप इन्हीं चीजों का ये भी एक कारण है। लेकिन जो सरकार का फेलियर है, टोटल फेलियर है, जो सरकार के काम होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, गरीबी, उन पे टोटल फेलियर है इस सरकार का। और लोगों को ये भी नजर आता है कि मुट्ठी भर पूंजीपति ही सरकार से मतलब तरक्की कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी में बड़ा रोष है। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया कि आप अगर जाओगे सब्जी वाले के पास, सब्जी की मार्केट में जाओगे, तो रेडी वाला भी जो है, जो कभी मोदी जी के बहुत गुण गाता था, लड़ने को आ जाता था, वो अगर वो अकेले में आप उससे बात करोगे तो कहेगा जी बोल नहीं सकता, हमें भी बच्चे पालने हैं। नहीं, तो आपने ये जो डर जिक्र मैंने किया, मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2019 में भी जब हम लोग सब्जी खरीदते थे तो सब्जी वाला मोदी जी से खुश नहीं था 19 में। बस उसके दिमाग में इतना था कि मुसलमानों को ठीक कर दिया है। अब सब्जी वाला खुश नहीं है, लेकिन ये बात नहीं बोल रहा है कि मुसलमानों को ठीक कर दिया है। अब बोलता है मुसलमानों से ज्यादा हमें ही ठीक कर दिया है। हाँ, वो पुरानी कहानी है ना जी, एक आदमी ने वरदान मांगा, भगवान प्रकट हुए कि जी, तो भगवान ने देखा पड़ोसी से बहुत चिढ़ता ही है, तो उसने कहा भाई जितना तेरे को मिलेगा तो तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। ठीक है। तो उसने कहा जी मेरा एक मर्सिडीज कार मेरे पास दरवाजे पे आ जाए। उसने बाहर निकल के देखा पड़ोसी के 2 मर्सिडीज खड़ी होगी आकर के। फिर उसने सोचा ये तो गलत है, तो उसने कहा मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए, पड़ोसी के घर के आगे 2 खुद गए, मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो उस समय 2019 में जो आप बता रहे हो, लोग इस राह पे चल रहे थे कि भाई मैं बर्बाद हूं लेकिन पड़ोसी दुगना बर्बाद हो जाए, ये चाहिए। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। देखिए, मैं भी काफी लोगों से, आम आदमी से, अनजान लोगों से बात करता हूँ जिन्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। और कहीं ना कहीं जो वो अकेले होते हैं, जब 4 आदमी सामने होते हैं, 1 to 1 जब बात होती है, तो कहते हैं जी देखिए ऐसा है, बोल नहीं सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये जो बड़े बड़े नेताओं पे एक्शन होता है ना अभिषेक जी, तो छोटा आदमी को भी डर लगने लगता है। जब इतने बड़े बड़े नेताओं पे इतना बड़ा एक्शन हो रहा है तो चीज ही क्या है, कहीं तो ही नजरों में ना आ जाए। ये सब चीजें चलती हैं और ये चलती रहेंगी। लेकिन जनता जो है, आप मान बात लीजिए कर रहे हैं अभिषेक, अनिल जय हिंद जी, आपके पास, धनंजय जी के पास, हमारे पास या अनिल जी के पास यदि ईडी का नोटिस आए तो अगली 7 पुश्तें दिखाएंगी, जैसे आज दिखाती है ना कि हमारे दादाजी हाथी रखे हुए थे, देखो पैर में बांधने वाला चेन है। तो अब हाथी वाला जमाना भूल गया, हमारे यहाँ ईडी की नोटिस आया करती थी। ये बात लोग कहेंगे असामान्य मध्यवर्गीय परिवारों में अगर ईडी का नोटिस आए तो। मोदी जी ने ईडी की इमेज ऐसी बना दी है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे देखिए इमरजेंसी में जो जेल गया था ना, वो एक बहुत बड़ा जैसे फ्रीडम फाइटर का तबका था, वो जी तमका था वो, कि भाई जैसे वे 19 महीने जेल रह करके आए हैं, ये बहुत मतलब एक शान की बात हुआ करती थी। जी। तो हो सकता है अब ये भी फ्यूचर में इस तरह की बात हो जाए। लेकिन एक आपने हरियाणा का भी जिक्र किया अभिषेक जी, मैं हरियाणा में लोगों के संपर्क में रहता ही हूँ और काफी आता जाता हूँ, मेरा बहुत समय बीतता है वहाँ। हरियाणा में जो मुझे लगता है कि इस समय टोटल जो है को कांग्रेस का ही मामला चल रहा है। और पिछली बार भी जब ये नारा लगाते थे आपकी बार 85 पार, यानी 90 सीटें हरियाणा में, पिछले विधानसभा चुनाव में नारा था आपकी बार 85 पार, 85। और आई कितनी थी? 40 आई थी, तभी दुष्यंत चौटाला जी को साथ लेना पड़ा। तो अब बहुत मामला खराब है। खुद बीजेपी के लोग ये कहने लग गए भाई अब कुछ होना नहीं है। कि ये भी बात चल रही है कि खट्टर साहब को आखिरी टाइम हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उससे भी कुछ होना जाना नहीं है। तो स्थितियां, मैं जहां तक जिन लोगों के संपर्क में दिल्ली में, हरियाणा में, आसपास डायरेक्ट संपर्क में लोगों के आता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब की बार मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं, आसान क्या बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट असंभव काम है। बस एक उत्तर प्रदेश का थोड़ा मामला और ठीक हो जाए तो फिर ये बात नहीं, कंफर्म उत्तर प्रदेश के बारे में मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं अनिल जैन जी कि जब तक चुनावी मैदान में कैंडिडेट सामने ना आ जाए तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई भी भविष्यवाणी उचित नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट को देखने के बाद यदि समाजवादी पार्टी, चाहे वो किसी से गठबंधन करे या ना करे, वो अपने कैंडिडेट का पत्ता यदि बाद में खोलती है, हो सकता है कि वो लिस्ट ही जारी ना करे, चुपचाप सिंबल दे दे कि आखिरी दिन जाके नॉमिनेशन कर दो। बीजेपी के कैंडिडेट को देख के यदि कैंडिडेट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 40 पार करना मुश्किल होगा, ये तो मानना है। धनंजय जी साथ जी कुछ कह रहे हैं अनिल जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इसके साथ जो है ना समाजवादी, कांग्रेस,
आरएलडी और ये जो नया लड़का है चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, अगर ये चारों जुड़ जाए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम।